भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। बस दीपावली आने वाली है, सोचा आपको बधाई दे दें पहले से ही। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बधाई। दीपावली शुभ हो आप सबके लिए। बस एक शंका हमेशा की तरह रही है, आज फिर आ गई कि बचपन से बहुत पटाखे चलाए, बहुत कुछ चलाया, सब कुछ किया, तब तो मज़ा आता था। अब उम्र ऐसी हो गई है कि ये लगता है कि पटाखे चलाएं भी तो कैसे, बच्चे छोटे छोटे हैं घरों में, वृद्ध लोग हैं, माँ बाप हैं, और इतना धूल, इतना धुआं, 4-5 दिन पहले से स्टार्ट होता है, 20 दिन तक भुगतना पड़ता है। तो कुछ आपकी नज़र में ऐसा है आयुर्वेद में कि हमारे फेफड़े बचे रहें, एटलीस्ट हम लोगों को छोटे मोटे सर दर्द होना, सांस की बीमारी होना, जो इन चीज़ों से रिलेटेड है, उसका कुछ आप बताएं। देखिए, ये है डायरेक्टली रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। अब दीपावली का जो समय होता है, उस समय जैसी वेदर कंडीशंस होती हैं, जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, और जो क्रॉप साइकिल है उस हिसाब से भी पराली जलाई जाती है। तो वैसे भी एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो बढ़ जाता है। कार्बन की जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनका भी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जो क्रैकर्स जलाएं आप या पराली जलाएं या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जब जलता है तो वो जो एक नेचुरल कॉम्पोजिशन है एयर का, उसको डिस्टर्ब करता है। अब बाकी सारी जो दूसरी चीजें हैं उनसे तो बचा जा सकता है, उन्हें तो कुछ हद तक अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन एयर पोल्यूशन जो है उससे बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमेशा मास्क पहने रहना प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है। जो लोग काम कर रहे हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं, उनके लिए, बच्चों के लिए। तो अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि जहां पे हम जिन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनके अलावा हम अपने आप को इतना मजबूत बना लें। हमारे अंदर तो बहुत मास्क हम लोगों को पहनना सिखा दिया, लेकिन हमेशा पहनना फिजिबल भी नहीं है, हो भी नहीं पाता। हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी आ जाए, हम इतने अपने आप को मजबूत बना लें कि ये जो फैक्टर्स हैं उनसे हम आसानी से फाइट कर सकें, और इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो हमारे ऊपर कम से कम पड़े। और जो ऐसे लोग हैं जो पहले से किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, जिनको जैसे एलर्जिक अस्थमा होता है, लोगों को रेस्पिरेटरी एलर्जीज होती हैं, अगर कोई एक खास चीज है, धूल है या धुआं है या कोई एक महक है, तो उससे उनको खांसी आनी शुरू हो जाती है। हाँ, छींक आना तो स्वाभाविक, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होने लगती है, सांस फूलने लगती है। वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से स्टेमिना कम होता चला जाता है, और इससे क्या होता है कि जो लंग्स की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे करके डिटेरियोरेट होती है। अब उसको फिर से बढ़ाने के लिए, जैसा आपने कहा आयुर्वेद में, तो ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो लंग्स की कैपेसिटी को एक सिनर्जिस्टिक वे में होलिस्टिकली बढ़ाती हैं। किसी एक प्रॉपर्टी से यह नहीं किया जा सकता है। आमतौर पे जो चीजें हम लोग यूज करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को टोन अप करने के लिए, या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनमें कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे वो प्रॉपर्टीज क्या हैं मैं आपको बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी है ब्रोंकोडाइलेटरी प्रॉपर्टी। ब्रोंकोडाइलेटरी प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो एयरवेज हैं, जो ब्रोंकियाज हैं, उनको डायलेट कर दे, उनको फैला दे। आमतौर पे कोई भी इंफेक्शन होता है या जो पोल्यूशन है, या उससे बचने के लिए बॉडी क्या करती है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जिससे कि जो पार्टिकुलेट मैटर या जो चीजें चली गई हैं ब्रोंकिया में उनको एक्सपेल आउट कर सके। और ब्रोंकियाज जो हैं, एयरवेज जो हैं, श्वास नलिकाएं जिनको कहते हैं, वो पतली होने शुरू हो जाती हैं, वो सिकुड़ती हैं। अब जब वो सिकुड़ती हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर एरिया कम होगा तो एयर भी कम जाएगी और कम ऑक्सीजन हमें मिलेगी, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगी। और यही कंडीशन अगर लंबे समय तक बनी रहे तो ब्रोंकाइटिस हो सकती है, और लंबे समय तक बनी रहे तो अस्थमा डेवलप हो सकता है। बहुत ज्यादा लंबे समय तक बनी रहे और कुछ ऐसे केसेस जिनमें ये कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो वहां सीओपीडी हो सकता है। सीओपीडी क्या? कंपल्सिव ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। यह फेफड़ों की गंभीर बीमारी है। तो इनसे बचाव करने के लिए
एक तो ये तरीका है कि जब भाई कोई बीमारी होगी तब हम उसको एड्रेस करेंगे। दूसरा तरीका है जो है प्रिवेंशन, कि हम पहले से कुछ ऐसी चीजें लें जो प्राकृतिक हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रांग करें, जिससे कि ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं कम हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहली प्रॉपर्टी जो आवश्यक है वो है ब्रोंकोडायलेटरी प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो खांसी आने शुरू होती है उसको कम करे, जिसमें आयुर्वेद में कहते हैं शामक चीजें, जो खांसी का शमन करें, उसको सप्रेस करें, उसको रोकें। एंटी स्पैज्मोडिक जो चीजें होती हैं, जो स्पैज्म को, आक्षेप को रोकती हैं। फिर तीसरी चीज होनी चाहिए म्यूकोलिटिक प्रॉपर्टी। म्यूकोलिटिक प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जो म्यूकस बनता है, जो कफ बनता है, बलगम बनता है, फ्लेम होता है, वो जमने ना पाए, वो निकलता रहे और आसानी से निकलता रहे, जिसको कहते हैं आयुर्वेद में कफ निस्सारक, कफ का निःसरण करने वाली ऐसी चीजें जो कफ को निसारित करें, उसे निकाल दें बाहर। एंटी इंफेक्शियस प्रॉपर्टीज, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, कि जब स्थितियां जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो बाहरी जो बैक्टीरिया हैं वो ना घर बनाए, वो इन्फेक्शन ना करें, उससे बचाव हो। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, ये तो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है कि जो डैमेज हो चुका है उसको रिकवर करें, उसे रिकवर करें, आगे जो होने वाला डैमेज है उसको प्रिवेंट करें, उसको कम करें। इन सब बातों से ये तो समझ में आ गया कि आपके पास कोई ना कोई तो तरकीब जरूर होगी जो वीडियो क्लास में आप बताएंगे, लेकिन फिर भी क्या घर पे हमें कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए कि ऐसे माहौल में हम क्या खाएं क्या ना खाएं? इसके लिए हमें 2-3 चीजें हैं जो जरूर फॉलो करनी चाहिए। एक तो जिन लोगों के साथ ऐसी कफ की और इसकी प्रॉब्लम है, वो लोग दूध का इस्तेमाल थोड़ा समझदारी के साथ करें। मतलब पिए ही नहीं या गर्म ठंडा से? नहीं, दूध में देखिए, दूध में कफ कारक गुण माने जाते हैं आयुर्वेद में, तो वो जो गुण हैं उनको काउंटरैक्ट करने का एक बड़ा आसान सा उपाय है कि 1 लीटर दूध में 2 छोटी पिपली उबाल लें। ये नहीं पता था। 2 छोटी साबुत पिपली जब दूध उबालें तो उसमें डाल दें, और जब दूध उबल जाए तो उसको छान लें, वो पिपली हटा दें। तो वो फटेगा तो नहीं दूध? नहीं, दूध नहीं फटेगा। हम तो सीख जाएंगे, लेकिन घर में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं, दूध नहीं फटेगा, आपको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन इससे जो दूध के कफ कारक गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दही के उपयोग से बचें। 3 बहुत आसानी से मिलने वाली चीजें हैं जो घर में, किचन में मिलती हैं: सोंठ, छोटी पिप्पल और काली मिर्च। इनको बराबर मात्रा में अगर मिला करके और इनका पाउडर बना लिया जाए तो इसे कहते हैं त्रिकटु। किसको किसको फिर से आप बताइए? सोंठ, छोटी पीपल और काली मिर्च। ओके। तो त्रिकटु जो है उसका अपने खाने में इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें, और जो ठंडी चीजें हैं उनसे बचें, उनसे बचने की कोशिश करें। ठंडा पानी ना पिए, जैसे कि ठंडा पानी अवॉइड करें, दही अवॉइड करें, जो बहुत ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करें, नींबू वगैरह, जो बहुत खट्टी चीजें हैं जो गले में इरिटेशन पैदा करती हैं उनसे बचने की कोशिश करें। और इस तरह के जो पौधे हैं जो विशेषकर जिनमें इस तरह के गुण हैं, म्यूकोलिटिक, एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडायलेटरी, उन पौधों का अपनी डाइट में या सप्लीमेंट के तौर पर रेगुलर इस्तेमाल करें। एक चीज और बताऊं, ये स्मोकर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। जो स्मोकर्स हैं उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ज्यादा जियोपर्डाइज्ड होता है, वो ज्यादा वल्नरेबल होता है। तो उनको तो जरूर ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो बच्चे हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, जो वृद्ध लोग हैं, ऐसे लोग जो बाहर ज्यादा फील्ड का काम करते हैं, जो घर खुले में एक्सपोज ज्यादा, जो खुले में ज्यादा देर तक एक्सपोज रहते हैं,
उन्हें निश्चित रूप से ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनके अंदर ऐसे प्राकृतिक तत्व हों जिनमें ये प्रॉपर्टीज हों और जो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट करे और स्ट्रेंथन करे। तो भैया अभी तक आपने जो बताया ये तो घरेलू उपाय हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, वो इतनी पिप्पली वगैरह नहीं भी जानते हैं, या जान भी लें तो उनके पास इतना वक्त नहीं। अब उनकी बात करें, जो लोग एमएनसी में नहीं काम करते तो अभी आदमी पेन नहीं लेना चाहता आजकल। वो दीपावली के टाइम पे पटाखे ढूंढने जाएगा, पिप्पली लेने जाएगा, या दही नहीं खाना ये सोचेगा। ये तो हम प्रिकॉशन रखेंगे, बट इसके अलावा भी आयुर्वेद में कोई 2-4 जड़ी बूटियों का मिक्सचर, जैसा हमेशा आपके पास एक मैजिकल पाउडर रहा है, तो कुछ बताएं इस बारे में। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मात्रा, प्रपोर्शन और कॉम्बिनेशन ये बहुत क्रूशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आपने कहा, सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारी हर्ब्स भी हैं, लेकिन जैसे एक ये सप्लीमेंट आपने जैसा पूछा, एक ये सप्लीमेंट है ब्रोंको केयर। ये 500 mg के कैप्सूल्स हैं और इनमें सारे के सारे ऐसे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं जिनमें वो सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की थी। और जो एक्सट्रैक्ट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो 100% वाटर सॉल्युबल एक्वस एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी के लिए बहुत आसान है। मैं आपको बताता हूं एक बार कि इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे मैं देख रहा हूं, इसमें ज़ेलेनम सोलेनम ज़ैंथोकार्पम पड़ा हुआ है। यह है कंटकारी। कंटकारी को आयुर्वेद में शामक, एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलिटिक के रूप में बहुत से क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में कंटकारी या व्रिहिति का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज भी हुई हैं जो इन प्रॉपर्टीज को सेकंड करती हैं कि हाँ, ये प्रॉपर्टीज कंटकारी सोलेनम ज़ैंथोकार्पम पोजेस करती है। उसके अलावा इसमें एडाटोडा वसिका है, वासक। वासक एक वेल नोन, वेल रिनाउंड लंग टोनर और लंग टॉनिक है। वासक में 2 मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, वेसिसोन और वेसिसीन, और ये दोनों के दोनों पोटेंट एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडायलेटरी और म्यूकोलिटिक, ये तीनों प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा इसमें बोरेविया डिफ्यूजा है, पुनर्नवा, जो एक लंग टोनर है, म्यूकोलिटिक है और एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा इसमें हेमिडेस्मस इंडिकस है, अनंतमूल, जो एक बहुत पोटेंट कफ निस्सारक होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। फिर इसमें एम्बेलिया राइबिस है, विडंग। विडंग को आयुर्वेद में रसायन कहा जाता है। विडंग पूरे शरीर को हील करता है, टोनअप करता है, और खासकर बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। विडंग के अलावा इसमें यष्टि मधु है, ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा मुलेठी, और उसके अलावा इसमें मोरिंगा ओलिफेरा, शोभांजन, एक वंडर हर्ब है, वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देती है। एक्रेंथस एस्पेरा जो अपामार्ग है, ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफेक्शियस प्रॉपर्टीज देता है। और वंशरोचन इसमें है जो लंग्स को पूरी तरह से टोन अप करता है। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट पैकेज है जो आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करता है। जो बाहर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, एलर्जेंस हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो लंग्स की जनरल हेल्थ कंडीशंस को डिटेरियोरेट करते हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार करता है। और ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मुझे लगता है कि परिवार में सबको खाना चाहिए, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, क्योंकि ये दोनों तरह से काम करता है। ये प्रिवेंटिव एक्शन भी है इसका और क्यूरेटिव भी है। अगर आपको कोई समस्या है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, खांसी है,
रेस्पिरेटरी एलर्जीज हैं तो उनको करेक्ट करने का भी काम करता है, और अगर नहीं है भगवान की कृपा से तो आगे ना हो इसकी संभावनाएं बढ़ाता है। तो एक तरीके से ये विन विन सिचुएशन है। अगर दिवाली से पहले हम लोग ले लेते हैं तो बचे रहेंगे, और भूल गए लेना तो बाद में भी ले लेंगे तो एटलीस्ट जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल, और ये दिवाली से ही नहीं, ये तो एक ऐसी चीज है जिसे अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लेना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो फैक्टर्स हैं, उन्हें तो कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन जो एयर पॉल्यूशन है, जो एयर एलर्जेंस हैं, जो लंग्स के जनरल हेल्थ कंडीशंस के लिए जो थ्रेट्स हैं, उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। जो भी लोग, हम जब आउटडोर जाते हैं तो वो जो थ्रेट है उस पर तो एक्सपोज होते ही होते हैं। तो इसके लिए हमें एक ऐसा सप्लीमेंट अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बना लेना चाहिए जो हमारे लंग्स की जनरल हेल्थ कंडीशंस को इंप्रूव करे, इम्यूनिटी को बढ़ाए, स्ट्रेंथन करे, और आगे कोई कॉम्प्लेक्सिटीज या कोई डिजीज होने की जो चांसेस हैं उनको मिनिमाइज करे। वैसे तो पैकेट में लिखा ही होता है कि इसको कैसे खाना है, फिर भी आपकी कोई सलाह, जैसे गर्म पानी? मैं रिकमेंड करता हूं कि इसका एक कैप्सूल 500 mg का एक कैप्सूल सुबह उठते ही खाली पेट खा लिया जाए, जिससे कि कम से कम आधे से पौन घंटे तक उस कैप्सूल को पेट में रहने का मौका मिले और आपके शरीर को यह पूरा मौका मिले कि इसमें जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो उनको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले और उसका जो बेस्ट इफेक्ट है वो आपको मिले। अगर एक्यूट कंडीशंस हैं, कुछ लोगों को जिनको शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फील हो रही है या बाउट्स आ रहे हैं, खांसी के स्पैज्म हो रहे हैं, तो वो इस कैप्सूल को खोल के इसमें जो पाउडर्ड हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको सीधे टंग पर ले सकते हैं और उससे उन्हें तुरंत रिलीफ मिलता है। उसके अलावा बच्चों के लिए कैप्सूल खोल के इसमें जो पाउडर है उसे शहद में मिला करके एक पेस्ट तैयार किया जा सकता है, वो उन्हें थोड़ा थोड़ा सा चटाया जा सकता है जो उन्हें बहुत रिलीफ देता है। तो ये कड़वा नहीं लगेगा या तीखा तो नहीं होगा? देखिए, जब इसे बड़े लोग जो हैं, इसका स्वाद ऐसा नहीं है जिसे बियर न कर सके। मतलब जैसे एलोपैथी में कैप्सूल्स होते हैं वो तो खोलने के बाद तो खाए ही नहीं। नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं है। इसमें जो चीजें हैं वो ज्यादातर ब्लैंड टेस्ट की हैं, उनमें टेस्ट नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए इसीलिए मैंने कहा कि अगर उसे शहद में मिला देते हैं तो उनके लिए वो चाटना आसान है और उनकी बॉडी के लिए उसको एब्जॉर्ब करना आसान है। इसका एब्जॉर्प्शन फिर सीधे आपकी माउथ कैविटी से ही शुरू हो जाता है। जब आप कैप्सूल खाते हैं फिजिकल फॉर्म में तो वो स्टमक में जाता है, कैप्सूल डिसॉल्व होता है, फिर जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो आपकी स्टमक की लाइनिंग के कांटेक्ट में आते हैं और वहां से एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन अगर आपको क्विक रिलीफ चाहिए और आप ये एक्सट्रैक्ट, जैसा मैंने बताया, ये सारे वाटर सॉल्युबल एक्वस एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो आप अगर इनको सीधे अपनी टंग पे लेते हैं तो इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी माउथ कैविटी से ही शुरू हो जाता है और आपको क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। ये उस समय के लिए है जब आपको तुरंत रिलीफ चाहिए, नहीं तो एक कैप्सूल सुबह उठ करके खाली पेट पानी के साथ लें और कोशिश करें कि उसके कम से कम 30 से 45 मिनट तक और कुछ ना खाएं।